हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आफ्ताब अंसारी, अमित, ठीक हूँ मैं। महावीर प्रताप ने कुछ पूछा है, शायद नीचे चला गया। सर, एक क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का वो लोग आत्मा को मानते नहीं हैं बट पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल? बौद्ध धर्म में आत्मा के विषय में कहा गया है कि वेदर सोल एग्जिस्ट और नॉट, तो उस पर बुद्धिज्म कहता है, बुद्धिज्म कुछ नहीं है, उपनिषद पे किया गया मंथन है। जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उसमें जो विचार विद्वानों ने, उस समय के विद्वानों ने, तो वो जो विद्वान थे कोई बुद्ध धर्म थोड़ी बना रहे थे। वो तो बाद में कर दिया गया कि ये बुद्धिज्म का ये है। तो उसमें जो हिंदुस्तान का जो नॉलेज था उसी का मंथन चलते रहता था, विचार विमर्श चलते रहता था, उसका निष्कर्ष निकलता था, आपस में लोग डिबेट करते थे। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि आत्मा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, मतलब बिटवीन यस एंड नो। बुद्धिज्म आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में यस और नो के बीच की दशा है। बुद्धिज्म सब कुछ में ही मध्यम मार्ग ले लेता है ना। पुनर्जन्म और काल चक्र की जो कल्पना है, वो तो पुनर्जन्म अब किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि बुद्धिज्म में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया। बुद्धिज्म में ये आ गया कि पुनर्जन्म का मतलब है कि आप इन मानव हो तो मानव में ही जन्म लोगे या किसी और जीव में जन्म लोगे, ऐसे बुद्धिज्म में आ गया, जो आजकल हिंदुइज्म में भी लोग बोलते लगे हैं, क्योंकि हिंदुइज्म बुद्धिज्म को अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वास्तविक, जैसे मान लो गीता एक टेक्स्ट है या उपनिषद हैं, तो इनमें जो पुनर्जन्म की बात की गई है, इसमें है कि रूप परिवर्तन होना। एनर्जी कैन नेवर डाई, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आत्मा का मतलब क्या है? ब्रह्म का रूप, अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर ब्रह्म का रूप आत्मा है तो ब्रह्म का मतलब होता है तेजस, तेजस मतलब होता है एनर्जी। अब हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश करके अलग करने लगे ना, ये सब तो पौराणिक चीज़ों में चीज़ें डिस्टॉर्ट हो गई है। और जो दूसरे कल्चर्स भारत में आते रहे, उनका अनुसरण करने के चक्कर में हमारे जो एंशिएंट थॉट्स थे वो सब बहुत डिस्टॉर्ट हो गए। जैसे इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो सब कथाएं थी, वो कथाएं बहुत प्रभावित करने लगी थी। क्रिश्चियनिटी तो बहुत पहले इंडिया में घुसा है। इस्लाम का इन्वेजन तो 700 में ही हुआ, 712, मोहम्मद बिन कासिम। तो इन चीज़ों से जो डिस्टॉर्शन हुआ है वो आज हमको मिलता है। लेकिन पुनर्जन्म का मतलब है कि जो आत्मा रूपी ब्रह्म है, उस ब्रह्म का रूप परिवर्तन होता रहेगा, और वो आत्मा और वो ब्रह्म यानी वो तेजस, वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। बुद्धिज्म में उसी का एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म आ गया, उसी का मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। विश्व जल दिवस की आपको शुभकामनाएं। कमल, अभय शुक्ला, कमल, उस कैरियर लैब पे तो थोड़ा टीचर जो अलॉटेड है वो लोग सब खुश रहें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ऋषिराज, अलिशना खान, हर्षित, पुष्पेंद्र, राजेश,
ज्योग्राफी में मैक्सिमम कितने नंबर आए हैं हिंदी मीडियम में? 307 नंबर लाया था मयंक द्विवेदी पिछले 2 वर्ष पहले। इधर कोरोना के कारण जो गैप हुआ उसमें, उसके पहले मतलब अभी तो रिजल्ट खैर आया ही नहीं है। मयंक द्विवेदी को 307 मैंने देखा। मयंक द्विवेदी अभी यूपी में ही डीएसपी लगा हुआ है, आप उससे बात कर सकते हो। मयंक द्विवेदी नाम था। और शैलेंद्र सिंह इंदौलिया जो 38 रैंक था, वो भी 2017 या 18 में वो भी 300 के आसपास नंबर लाया था। एक और श्रीवास्तव था, वो भी 307 या 10 के आसपास वो भी नंबर लाया था, हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हिंदी में तो इतना दिखता है, ज्योग्राफी में तो इंग्लिश में तो 327 और 341 तक भी नंबर जा चुका। हिंदी में थोड़ा सा ना, जिस पैटर्न पे हम बढ़ाते हैं उसको ग्रैब नहीं कर पाता है स्टूडेंट। थोड़ा आदत है साहित्यिक, हिंदी वालों की थोड़ी भाषा साहित्यिक जरूरत से ज़्यादा रहती है, तो जिसको अभिव्यक्त किया जा सकता है कम शब्दों में। थैंक यू कुलदीप। गुड मॉर्निंग नसीर, पुनीत, गीता, श्वेता, अभय, भवानी, उमेंद्र, युवराज, आफताब, राजेश। बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। अच्छा, आज बिहार दिवस भी है, बहुत बहुत शुभकामना आपको भी। थ्री आवर्स की क्लास ऑनलाइन पे नहीं हो सकती है, क्योंकि जो रेडिएशन जिस तरह का है, उस रेडिएशन से देखो भागना पड़ता है। जो पीछे बोर्ड लगा है उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, जो लाइट्स लगे हैं उससे रेडिएशन है, जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं उससे रेडिएशन है। अब एक 10x12 10x10 के कमरे में इतना रेडिएशन में जो इंसान है ना, वो थोड़ी डिन्यूडेशन को एक बार बताते हैं उमरेंद्र। ठीक है, बताते हैं। डिन्यूडेशन तो जियोमॉर्फोलॉजी का विषय है ना। मैपिंग, ऋषिराज पूछ रहे हैं कि मैपिंग के लिए प्रैक्टिस कैसे किया जाए, जो मैप्स डायग्राम बनाते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। तो देखो, मैपिंग का पहला स्टेज तो ये है कि एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स बने हुए हैं उन डायग्राम्स पे भी थोड़ा थोड़ा काम करना। दूसरा स्टेज है जो बुकलेट्स मैंने दिए हैं उसमें सारे डायग्राम्स इंग्लिश मीडियम बुक से लिए गए हैं, तो उन डायग्राम्स को बनाना, उसको सेट करना। तीसरा स्टेज है जो सेल्फ क्रिएटेड डायग्राम्स होता है, जो क्लासरूम में होता है, इनको बनाना। तो एक बार बनाने आ गया तो साइज खुद ही चेंज कर दोगे। डिन्यूडेशन का मतलब है उमेंद्र कि, अब डिन्यूडेशन किस तरह से देख रहे हो? मान लो डिन्यूडेशन मतलब हो गया कि वेजिटेशन से हटाना, कि मृदा से वेजिटेशन को हटा देना, बिल्कुल हरी पट्टी साफ हो गई, तो नग्नीकरण हो गया भूमि का, वो भी डिन्यूडेशन है। दूसरा है कि मान लो पर्वतीय चट्टान है, तो चट्टान के ऊपर में जो अवसाद हैं, अवसादों का पूरा हट जाना और अंदर से कठोर चट्टान बाहर निकल जाना, वो भी डिन्यूडेशन है। अब डिन्यूडेशन किस अर्थ में प्रयोग किया गया है?
यूपीएससी में इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल में है या नहीं सर, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। यूपीएससी में इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल है, यूपीएससी में इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल है। हैलोइंग का मतलब होता है गड्ढा गड्ढा करना। जैसे मान लो कहीं से अगर डस्ट पार्टिकल या बालू उड़ करके बाहर निकल रहा है, हवा चल रही है मरुभूमि में, और वहाँ से सैंड उड़ करके दूसरी जगह जा रहा है, तो जहाँ सैंड जा के गिर रहा है वो सैंड ब्लास्टिंग है, और जहाँ पे गड्ढा हो रहा है वो हैलोइंग है। लिटरेचर सब्जेक्ट वास्ट नहीं है तो सब लिटरेचर की बात करते हैं। चलो मान लेते हैं लिटरेचर सब्जेक्ट में 80 पेज पढ़ना है, ठीक। सब लोग ध्यान से सुनो, लिटरेचर कोई तुमने लिया तो 80 पेज पढ़ना है, और आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया तो हमने मान लिया कि आपको 100 पेज पढ़ना है। लेकिन अब ये देखो कि वहाँ जो 80 पेज पढ़ोगे उसमें जीएस में एक भी पेज काम नहीं आया, लेकिन यहाँ आपने जो 100 पेज पढ़ा, 20 पेज ज़्यादा पढ़ा, तो यहाँ 100 पेज में 60 पेज आपको जीएस में काम आने वाला है। अब आप तुलना कर लो। दूसरा, आप लिटरेचर लेकर के जाते हो इंटरव्यू में, तो वहाँ पर क्या इम्प्रेशन बनता है? इम्प्रेशन तो ऐसा कुछ बनता नहीं है कि अच्छा ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हिंदी लिटरेचर लिए हुए हैं, अच्छा इन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, लिटरेचर लिए हुए हैं। मतलब ये सबको मालूम है कि ये बेचारे दिमाग लगाए पड़े हैं कि किसी तरह से लिटरेचर से कम पढ़ के निकल लिया जाए, और लिटरेचर में नंबर ज़्यादा आता है, ऐसा भी भ्रांति है। आप एक छोटा सा इक्वेशन देखो कि जिन लोगों ने लिटरेचर लिया है उनका पीटी में सक्सेस रेट बहुत ही घटिया है। दूसरा, अगर 300 लोग अपीयर होते हैं हिंदी लिटरेचर से मेंस में, तो आपको पता है कि कम से कम 30,000 लोग पीटी में बैठते हैं हिंदी लिटरेचर लेकर के। 30,000 लोग। अरे एक ही संस्था है वो हिंदी लिटरेचर 5-10 हज़ार तो वही पढ़ाती है हर साल वीडियो क्लासेस दे करके कम से कम 5,000 से 10,000 बच्चों को ज्ञान दे रही है हिंदी लिटरेचर का। नाम नहीं लेंगे, नाम तो पता ही है तुम लोगों को। तो अब ये बताओ कि अगर एक ही संस्था हिंदी लिटरेचर में 5,000 बच्चों को कम से कम अगर पढ़ा रही है प्रत्येक वर्ष, अब तो और रीजनल सेंटर सब खोल करके, और मतलब अब तो 20,000 बच्चों को हिंदी लिटरेचर पढ़ाएगी, तो मुझे इसका जवाब दो कि अगर 20,000 बच्चे या 5,000 बच्चे साल में हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं, तो क्या ये पीटी में अपीयर होंगे ना भाई? और पिछले 5-7 साल का अगर बच्चा को ले लिया जाएगा तो कम से कम 30,000 बच्चे तो हिंदी लिटरेचर से अपीयर होंगे, वो जो एक ही संस्था में पढ़े हैं, और 30,000 वो बच्चे होंगे जो अलग होंगे, और 30,000 बच्चे वो होंगे जो, अब इन 90,000 का इक्वेशन बनता है, और 90,000 में कम से कम 50% लोग पीटी जरूर लिखते हैं, तो 45,000 तो व्यक्ति जरूर स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर से पीटी में बैठता है। अब उसमें से क्वालिफाई कितना करेगा? क्वालिफाई करेगा मुश्किल से 200, 300। वो भी वो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है जो कि पहले हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और ऑप्शनल बाद में चेंज किया है। और तीसरा आपको बताते हैं कि जब 2011-12 में सिलेबस चेंज हुआ और एक ही ऑप्शनल हो गया, तो उस दरमियान बहुत सारे लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स को छोड़ करके हिंदी लिटरेचर लिया था। तो चूंकि उन लोगों का मेजर सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड था, इसलिए उनमें से कुछ लोगों ने एक ट्रेंड बना था 5 साल पहले कि कुछ हिंदी के बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन उनका तुम बैकग्राउंड में जाओगे तो उन लोगों ने पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में ऑप्शनल पढ़ा हुआ था। पवेड, सोशियो तो नहीं, लेकिन पवेड हाँ, इसमें पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए उन लोगों ने क्वालिफाई किया। अब हमारे जो ये विश्लेषण है ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है, सत्य पे आधारित, लेकिन सुने कौन? एक बार जब हवा बह जाती है भारत में, एक बार जब गणेश जी दूध पीने लगते हैं तो पूरा भारत में दूध पीने लगते हैं। इसलिए
इन विषयों को मत ही पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। लिटरेचर और ज्योग्राफी से तुम अगर देखोगे तो 3000 बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं पीटी में, कितने बच्चे बैठते हैं? अगर ये तुम रेशियो देखो, हम लोग रेशियो ये देखने लगते हैं कि मेंस में रिजल्ट आया तो पीटी में तो फाइनल क्वालिफिकेशन कितना हो रहा है, फाइनली लोग कितने सक्सेसफुल हुए। वो रेशियो तो जो बड़ा नंबर होगा उसका घट ही जाएगा। मान लो ज्योग्राफी से 150 रिजल्ट आया, 3000 लोग अपीयर हुए, तो ऑब्वियसली रेशियो तो घट जाएगा ना। लेकिन कोई सब्जेक्ट अगर होगा 100 लड़के ही अपीयर हुए, 200 लड़के अपीयर हुए और उसमें उसका 20 लड़के का भी हो गया, तो उसका रेशियो 10% दिखाने लगता है। तो रेशियो थोड़ी, मान लो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में तो 10 लड़का अपीयर हुआ, 3 लड़के का हो गया, तो 30% दिखाने लगेगा। अब यही ड्रामा है जिसको स्टूडेंट्स को खुद बैठ के सोचना पड़ता है। करना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। दूसरा ये है कि हिंदी लिटरेचर से जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है उसको कितने को नंबर आया है, सबका रैंक देखोगे। अगर रिजल्ट आता भी है तो रैंक आएगा तो सब 400 के नीचे फेंका हुआ है, सब 400 के नीचे। अब एक दो एक्सेप्शन जो हुआ था वो वही हुआ था एक्सेप्शन कि उन लोगों का पहले व्हाट दूसरा ऑप्शनल पढ़ा हुआ था। अब रैंक 14 कोई आया या पता नहीं 15 16 क्या आया था रैंक हिंदी लिटरेचर से, तो ऐसे लोगों को तो यहाँ 5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया पकड़ा दिया जाता है। अब उसके बाद वो अपना वो संस्था का भजन गाना शुरू, यही सब चल रहा है इसमें। यूपीएससी प्री के लिए कुछ बता दीजिएगा प्लीज़। हाँ, बहुत जल्दी एक सेशन लेकर के हम ओपन आएंगे टीवी चैनल यूट्यूब पे। वर्ल्ड मैप बनाना बता दीजिएगा। ओके सर, केवल हैलोइंग प्लेस पर ही मरुद्यान विकसित होता है सॉइल में, जहाँ भी हम वेजिटेशन के लिए नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल सही ऋषिराज, जहाँ पे हैलोइंग होगा वहीं पे मरुद्यान बनेगा। ज्योग्राफी प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल इसलिए भी ज़्यादा है अभिषेक, अभय, क्योंकि तुम वैसे भी मान लो कि आईएएस बन जाओगे तब भी तुमको बहुत काम आएगा। एक अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है ना इसमें। हिंदी लिटरेचर लेके कबीरदास को कहाँ जाओगे? सूरदास, कबीरदास, आदमी के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी विषय बहुत बड़ा निर्धारक हो जाता है। प्रीलिम के बाद ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, जब मैंने सारा नोट्स लिखवा ही दिया है तो अब तुम लोग को देखो इंटर रिलेट करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि हम आपको सॉइल पढ़ा दिया, हमने आपको सॉइल पढ़ा दिया। अब सॉइल, ध्यान से सुनना सब लोग। अब सॉइल मान लो हमने पढ़ाया, उसमें पॉडजोल सॉइल पढ़ा दिया, उसमें लेटराइट का प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया, अब क्लाइमेट वाइज भी हमने सवाल बता दिया। अब मान लो कि एक प्रश्न आ जाता है, उसकी उत्पादकता पर भी मैंने बात कर ली, फसल से भी एसोसिएट कर दिया। लेकिन उसी पे प्रश्न क्या करेगा कि जो तुमको नोट्स में 2 लाइन दिखेगा उसी पे एक बड़ा सा प्रश्न पूछ देगा, और वहीं घबराहट हिंदी माध्यम के लोगों को वहीं शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि अब इसमें हम क्या लिखें। यहीं पे आईक्यू लगाना होता है, यहीं पे समझना होता है कि हम उत्तर को कैसे लिखें, कैसे व्यापक करें। अब मान लो मैंने लेटराइट के प्रॉपर्टीज़ पे लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया कि लेटराइट कहवा और चाय के लिए, इस तरह के फसल के लिए उपयोगी होता है। अब कोई मेरा असली विद्यार्थी तो वही है जो अगर पूछे कि लेटराइट की आर्थिक उपयोगिता पे बात करें, मान लो इतना ही पूछ दिया, तो क्या करेगा वो लड़का, कैसे लिखेगा वो लड़का? तो लड़का लिखेगा कि, स्टूडेंट लिखेगा कि लेटराइट सॉइल है क्या, कैसे फॉर्मेशन होता है, पूरा लिखना होगा। और फॉर्मेशन के दरमियान उसमें न्यूट्रिएंट्स बताएगा, उसमें आयरन ऑक्साइड्स बताएगा, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बताएगा, उसके रंग से लेकर सब कुछ लिखेगा। ह्यूमस
कम ही क्यों है, तो प्रोफाइल कम क्यों डेवलप है, रेड एंड येलो कब हो जाता है, सब लिखेगा। और उसमें रिलेट करते रहेगा कि चूंकि इसमें आयरन की मात्रा है और टी और कॉफ़ी जैसे प्लांट में आयरन की आवश्यकता होती है, ड्रेनेज फास्ट होता है। अब टी और कॉफ़ी का जो है वो हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपको बताएंगे थोड़ा वहाँ पे कि टी और कॉफ़ी कहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता है, ढाल कैसा होना चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए, वर्षण कैसा होना चाहिए। और लेटेराइट मृदा भी उसी तरह के उच्च तापमान में, उच्च वर्षा में आयरन ऑक्साइड से युक्त है। अब जो स्टूडेंट इन चीज़ों को रिलेट करना शुरू करेगा तो सोचो कम से कम वो 2 पेज तो बड़े आसानी से लिख सकता है। इस पे लेटेराइट सॉइल का एक प्रोफाइल भी बना देगा। अब जो क्या बोलूँ मैं, महामूर्ख, मेरे मुंह से शब्द तो निकल ही जाता है कई बार। जो स्टूडेंट बिल्कुल क्या बोलूँ, अजीब सा होता ही है। हिंदी माध्यम का मेरा अनुभव तो इसी तरह का है, बहुत अच्छे बच्चे भी रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, तो टीचर को फ्रस्ट्रेट करता है। ये बच्चे जहाँ जाके बाहर में भी आलोचना करने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं कि अरे यार उतना अच्छा अब नहीं पढ़ाता है, तो ये छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया। यही सब होने लगता है एक समय के बाद। कहानी सुनाता है तो बुद्धिज़्म पे बात करता है, तो लाइफ यही सब सुनने को मिलने लगा धीरे धीरे मुझे भी। तो तुम लोग अगर इस तरह से रिलेट कर पाओगे या हमारी बात को समझ पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि पेपर 2 में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल नोट्स पे लिखवाया हुआ प्रश्न आईएएस में आए, नहीं आएगा। पीसीएस में बिल्कुल नोट्स पे लिखवाया हुआ आएगा। पीसीएस दे रहे हो ना, निश्चिंत रहो, आंख बंद करके निश्चिंत रहो। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? जो मैंने आप लोगों को बुकलेट दिया है, हर एक बुकलेट में 50 से 60 क्वेश्चंस बने हुए हैं। दूसरा, जो आईएएस के पीसीएस के एग्ज़ाम में 10 साल के प्रश्न आए हुए हैं, तो आप सोचो कि बिहार, यूपी, आईएएस, हरियाणा, ये सब जो 4-5 स्टेट्स हैं, इन्हीं के ऑप्शनल के पेपर के प्रश्न अगर सॉल्व किए जाएं तो कितने प्रश्न हो जाते हैं। तो लोग घटिया सा टेस्ट सीरीज लोगे, पैसा फेंक दोगे एक एक टेस्ट सीरीज में 15,000 20,000, यहाँ पे बैठ करके 2,000 4,000 कंसेशन के लिए गिड़गड़ाते रहता है स्टूडेंट। समझता ही नहीं है चीज़ों को कि क्या करना है उसको। बाहर में जो हवा बह रही है उसके साथ लोग बहे जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज एक नया ड्रामा शुरू हो गया, लोग लग गए। अरे टेस्ट सीरीज तो सबसे अच्छा यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर को ही निरंतर सॉल्व करते रहो। और जहाँ से भी फ्री टेस्ट सीरीज मिले, iasbaba.com है, इनसाइट है, जहाँ भी तुमको मिल रहा है वहाँ से अपना क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस होते रहेगा। श्वेता यादव लिख रही है, सर मैं टॉपर्स की वीडियो देख देख करके बुक से पढ़ना शुरू कर दी थी। मुझे लगा सिर्फ बुक से भी हो सकता है, अपना 1 वर्ष बर्बाद कर दी। जब मैं आपकी डेमो क्लास देखी तो फैसला किया पढ़ूंगी, आपसे पढ़ूंगी। अब मैं सही कर पा रही हूँ, दिल से शुक्रिया गुरुजी। ठीक है श्वेता, देखो हर टॉपर आईएएस बनने के बाद ना, हर व्यक्ति में मैंने परिवर्तन होते हुए देखा है। क्योंकि आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग एकेडमी में भी उन लोगों को समझाया जाता है कि नाउ यू आर वेरी स्पेशल पीपल एंड स्टेट ऑफ इंडिया। तो यू डोंट हैव टू, जैसे बच्चा जो जनरल पब्लिक होता है सोशलाइजेशन से मना करता है, डोंट सोशलाइज। आम लोगों से नहीं मिलना है आपको, आम लोगों से थोड़ा कम ही बात करना है। ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में दी जाती है, जो कि एक इंग्लिश ब्यूरोक्रेसी का छाप है हमारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में। तो जो बच्चे हम देखते हैं कि बड़े अच्छे से रहते हैं, मासूम रहते हैं, रिजल्ट के बाद ही मिलने आते हैं, वो ट्रेनिंग के बाद एकदम से उनका सारा कुछ बदला रहता है। अब बदलने के बाद वो जब इंटरव्यू देते हैं या वो करते हैं तो उनका काम ही होता है कोचिंग वाले को गाली देना। जबकि मुझे ये लगता है कि जो खराब से खराब कोचिंग वाला है वो भी कम से कम सिलेबस को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी कुछ बातों को कम से कम सामने तो रखता ही रखता है। गलत रखता है तभी स्टूडेंट उसको जाके रिवाइज करके उसको सही कर सकता है। कम से कम टीचर और कोचिंग वाले ट्रिगर कर देते हैं स्टूडेंट के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा टीचर तो वो है जो कि सब कुछ 100% दे दिया और बच्चे उसी के आधार पे सब करके आईएएस बन गए।
वो टीचर तो दो चार ही भी, दो चार, अब तो शायद हमारे प्रोफेशन में एक ही दो भी ना रह गए हो। बहुत रेयर है इस तरह के टीचर, खत्म हो गए दिल्ली से। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब वो एक भयावह दौर आ गया संस्थाओं का, एडवर्टीजमेंट का, और बहुत बड़े बड़े शोरूम की तरह कोचिंग क्लासेस चलाने का। हमारे यहाँ भी आओगे तो सीढ़ी पे चढ़ोगे तो नीचे में 4 कुत्ता बच्चा दी हुई है, सीढ़ी पे थोड़ी गंदगी मिलेगी ही मिलेगी। कोरोना में थोड़ा सा और ही हो गया है। ऊपर जाओगे तो ऐसा कोई खास एयर कंडीशन लगा हुआ रूम, क्लासरूम है सुविधा के लिए, लेकिन वो नहीं तुमको मिलेगा कि। लेकिन मुझे भी लगता है अब चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आकर्षित कर रही है लोगों को, जनरेशन्स बदल रहे हैं और सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। टॉपर्स तो बोलते ही हैं कि हमने सब अपने ही किया, जन्म भी खुद ही ले लिए थे वो, और माता पिता ने भी उनको क ख ग नहीं सिखाया होगा, किसी टीचर ने भी कुछ नहीं बताया होगा बचपन से लेकर के, सब तो खुद ही इंसान कर लेता है। तो इस तरह का एरोगेंस, इस तरह का अहंकार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स में नहीं भी देखा। मैंने उन लोगों से ज़्यादा प्यार पाया है जिन लोगों ने मेरे नोट्स पढ़ करके उसको रट करके कहीं IAS PCS में लग गए। वो लोग ज़्यादा मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, जो पहले 10 जगह हाथ पांव मार चुके थे, 2-4 जगह कोचिंग में इधर उधर कर चुके थे, फिर उनको नोट्स हाथ लगा। तो ये लोग कहीं भी हम जाते हैं तो इन लोगों से ज़्यादा मुझे रिकॉग्निशन मिलती है। और जो डायरेक्ट स्टूडेंट होता है, कई बहुत सारे बहुत मानते हैं और बहुत सारे लोगों का रंग दिखता है। 8 अप्रैल से ऑफलाइन क्लास तो शुरू नहीं हो पाएगी, और ऐसा मुझे लग रहा है। वेद प्रकाश लिख रहा है वो भी 4th फ्लोर पर। अच्छा है ना, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपने कंडीशन पे वेद प्रकाश मैंने पढ़ाया पूरी ज़िंदगी, अपने शर्तों पर, और ज्ञान तो उसी के मन में प्रवेश करेगा जो अंदर से शांत हो, जो अंदर से श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, उपनिषद में लिखा हुआ है ना। तो श्रद्धावान जो है उन्हीं को ज्ञान मिलेगा। डिवोशनल एनर्जी जिसमें है, जिसमें डिवोशन है, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, बाकी लोग नहीं। चलो बहुत हो गया, अब एक गिलास पानी लेंगे। आप लोग आज क्वेश्चंस देखने का मेरा मन कर रहा था कि हम आप देखें कि आप क्या लिख रहे हो, क्या सोच रहे हो। अब शुरू किया जाए। मृदा अपरदन में हम लोग कहाँ पर थे? एक छोटा सा हिंट लिख करके मुझे भेजो।
लिख करके भेजो, मैंने कहाँ तक पढ़ाया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन करवाना है ना आपको। बताओ जल्दी, सॉइल कंजर्वेशन में कहाँ था? सॉइल कंजर्वेशन चल रहा है, ओके ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन में सबसे पहला होता है यांत्रिकीय विधि। तो इसमें बहुत डिटेल नहीं लिखवाएंगे, लेकिन समझना है आपको, हर चीज को कथा की तरह लिखवाना, जहां जरूरत है वहां पर हम बहुत लिखवाते हैं, सब कुछ लिखवाया है मैंने, लेकिन कहीं कहीं पे आपको अपने बुद्धि का ही प्रयोग करना है। जैसे यांत्रिकीय विधि है तो उसमें पहला होगा टेरेसिंग, सोपान निर्माण। जैसे मान लो कि इस तरह का पर्वतीय ढाल है ना। अब इसी ढाल में अगर हम इस तरह से सोपान का निर्माण कर देते हैं, तो ये बताओ कि ये जो सोपान बन जाएगा, तो ये जो भाग है टेरेस है, इसको बोलेंगे T1, T2, T3। और ये जो लाइन है ये है प्रीवियस स्लोप, यानी पूर्व ढाल, प्रीवियस स्लोप। प्रीवियस स्लोप। और ये जो है टेरेस वाला, ये न्यू स्लोप है। तो ये जो हमने बनाया, ये देखो ये न्यू स्लोप है ना। यही टेरेसिंग है। इससे क्या होगा कि जो पानी का फ्लो होता है ना, जो जल का प्रवाह होता है, उसकी तीव्रता, उसकी गहनता, उसकी अपरदनात्मक क्षमता, इन सबको टेरेस बनाने से रुक जाता है। तो ये टेरेसिंग होता है। दूसरा होता है कॉन्टूर प्लॉइंग, यानी समोच्च रेखीय कृषि या जोत, कृषि भी लिखते हैं, जोत भी लिखते हैं। कॉन्टूर क्या होता है, यहां देखो, मान लो कि ये पर्वत है, तो उसमें जो एक समान ऊंचाई की रेखा होती है, उसी को हम लोग कॉन्टूर कहते हैं। कॉन्टूर क्या हुआ? एक समान ऊंचाई की रेखा। अब ये जो कॉन्टूर्स हैं, 100 मीटर का ले लिया, 200 का, 300 का लिया, तो अगर हम इसके साथ इधर ऐसे प्लॉइंग करते हैं, यानी खेत को इधर जोतते हैं, कॉन्टूर के समानांतर अगर जोतते हैं, है ना, अगर इसकी जुताई करते हैं, तो पानी का जो फ्लो होगा ऊपर से नीचे की ओर, जो पानी का फ्लो होता है ऊपर से नीचे की ओर, इसमें बाधा उत्पन्न होगी और मृदा का संरक्षण हो जाता है। लेकिन तुम इसी में कल्पना करो कि अगर हम लोग प्लॉइंग, अरे जो खेत जोतना कहते हैं, जोतने का लाइन ऐसे ऐसे बनाना है कॉन्टूर के समानांतर, ठीक है, उसको कॉन्टूर प्लॉइंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई खेत जोत दे ऊपर से नीचे की तरफ, तो पानी का फ्लो तो बढ़ जाएगा ना। मान लो ये कॉन्टूर इस तरह से बना हुआ है, और ये देखो अगर कोई जोत देगा ऊपर से नीचे, तो पानी तो नीचे ढाल में तेजी से बह जाएगा।
इसी को कहते हैं समुच्च रेखीय कृषि। दो चीजें मैंने बताई, दोनों का डायग्राम बनाओ। तीसरा है समुच्च रेखीय मेढ़ निर्माण। समुच्च रेखीय मेढ़ निर्माण यानी कॉन्टूर बंडिंग। कॉन्टूर बंडिंग, वही पर्वत, वही हमारा कॉन्टूर लाइन। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि जो कॉन्टूर बना हुआ है यहां पे बंड्स बना दो। बंड्स क्या होता है? मेढ़। तो हम अगर यहां पे कॉन्टूर्स पे मेढ़ बना देते हैं तब भी जो पानी का फ्लो होगा उस मेढ़ से टकरा करके इस तरह से फैल जाएगा, है ना। वर्षा होगी भी तो फैल जाएगी वो, यहां भी मेढ़ बन जाएगा, नीचे में भी मेढ़ बन जाएगा। तो ये होता है कॉन्टूर बंडिंग। वही यहां पे 200 मीटर ले लो, ये 300 मीटर ले लो कॉन्टूर का। कॉन्टूर प्लॉइंग क्या है, कॉन्टूर बंडिंग क्या है, कृषि भूगोल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो एक नई परंपरा बन गई है। ज्योग्राफी में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को लोग पीटी में देखोगे, पीटी में क्या करेगा, कुछ पर्यावरण के नाम पे छांट के हटा देगा, कुछ अब तो देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के नाम पे हटा दे रहा है और कुछ तो वानिकी के नाम पे, फॉरेस्ट्री के नाम पे भी हटाने लगा है। हम भी सोचते हैं कि बढ़िया है, ज्योग्राफी को और गहराई से पढ़ा जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एग्रीकल्चर। और अब कुछ दिन में क्या करेगा सब कि इंडस्ट्री और एमबीए और मैनेजमेंट प्रबंधन ये सब कर करके सब निकाल देगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब भैया जितना डिजास्टर है सब तो ज्योग्राफिकल है। तो डिजास्टर हुआ कैसे, क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, फ्लड है, ड्राउट है, लैंडस्लाइड है, वल्केनिज्म है, अर्थक्वेक है, सब तो हम लोग पढ़ाते हैं यार। एवलांस है, बर्फ का गिरना, मड फ्लो, लेक बर्स्ट, साइक्लोन, सब पढ़ाएं हम। और डिजास्टर मैनेजमेंट में उसके रोकथाम की पॉलिसी एक छोटी सी चीज है कि रोकथाम की पॉलिसीज क्या है। उसके लिए अगर कोई एआरसी का रिपोर्ट है तो उसके आधार पे सारे लोग अब इस पे लग गए कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट तो पवेड का विषय है। अच्छी बात है, पढ़िए पवेड। तो हिंदी में तो इतनी भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई है कोचिंग संस्थाओं वालों की। तुम लोग को तो हिंदी माध्यम में, तो मैंने कई बार कहा कि आप लोगों को तो एक आंदोलन इसलिए करना चाहिए कि हिंदी माध्यम में जो कोचिंग संस्थाएं बनी है उसमें पढ़ाने वाले जितने भी हिंदी के टीचर्स हैं, तथाकथित टीचर्स हैं, बड़े नाम हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन लोगों ने कभी पीटी क्वालिफाई किया था क्या? या इनका कभी सब्जेक्ट रहा था क्या? इन्होंने एमएससी किया था क्या? या कभी इंटरव्यू दिया है या आईएएस में क्वालिफाई किया था? लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो टीचर आके जितना मधुर शब्द में जितना बच्चों को पुचकार पुचकार करे, जितना फुसलाना समझते हो अच्छी अच्छी बातें उसके अनुसार उसको हंसाए, एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखे, लोग उसके तारीफ में एकदम लग जाते हैं।
मन मोह लेता है टीचर। भविष्य खा गया, इसका कोई दर्द नहीं होता है लोगों को। स्वीट पॉइजन में, अल्कोहल में बहुत मजा आता है। देखते हो नशा कैसे धीरे धीरे इंसान को खोखला करता है। चलो छोड़ो ये सब, आज हम भी तो कॉन्टूर बंडिंग है, कॉन्टूर प्लॉइंग है, टेरेसिंग है, 3 मैकेनिज्म तो ये हुआ। चौथा है स्पिल वेजिंग। स्पिल वेजिंग का मतलब है, ध्यान से देखो, मान लो कि ये तुम्हारा पर्वत का ढाल है। अगर इसी ढाल में यहां पर इस तरह से वेज बना दिया जाए, यानी यहां पे गड्ढा बना दिया जाए, तो ये जो जल का प्रवाह है और जो मृदा बह रही है वो सब जाके इस गड्ढे में जमा हो जाती है। तो जब ये जमा हो जाएगी तो इसको वापस निकाल के मिक्सिंग कर दो इसको कहते हैं स्पिल वेजिंग। ढाल के ऊपर में छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करना, यह स्पिल वेजिंग कहलाता है। उसके बाद होता है ट्रैशिंग। ट्रैशिंग का हिंदी नहीं पता, लेकिन ट्रैशिंग करते हुए मैंने अपने नाना जी को देखा है। नाना जी हमारे डॉक्टर थे और डॉक्टर का काम उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब व्हेन ही वाज 45 गांव वापस लौट आए, उनको मन नहीं लगता था ये सब। तो बैठ करके ना लहसुन का उत्पादन, प्याज का, तो बैठ करके धोती पीछे ऐसे बांध के, उस धोती के ऊपर से एक टॉवेल बांध करके और ऐसे ऐसे करते हुए मिक्सिंग करते हुए बैठ करके चर्निंग मोशन में, हाथ को चर्निंग मोशन में घुमाना और मिट्टी को फिंगर से मिक्स करना, इसको ट्रैशिंग कहते हैं। चर्निंग मोशन क्या बताया था, एक बार इधर एक बार इधर, तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, इसको चर्निंग मोशन कहते हैं। ऐसे करते हुए पीछे हटते हुए मिट्टी को फिंगर से, अपने उंगलियों से उसका मिश्रण करना, इसको कहते हैं ट्रैशिंग। कितना लोग समझा मुझे लिख करके बताओ। महावीर लिख रहा है, सर टीचर कह रहे थे ज्योग्राफी से पीटी में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मुझे उनके ऊपर हंसी आ रही थी। वो करंट के टीचर थे। टीचर से पूछना कि सर जब आप आईएएस का एग्ज़ाम दिए थे तो, छोड़ो ये सब। इंग्लिश में तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं अभी भी। स्पिल वेजिंग, ट्रैशिंग। ओके, ट्रैशिंग हो गया। फिर इसमें है मैकेनिकल विंड ब्रेक्स। मैकेनिकल विंड ब्रेक्स का मतलब होता है कि देखो, ये मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से सैंड ड्यून जो है वो आगे की ओर शिफ्ट करने लगता है। पवन क्या करती है कि सैंड ड्यून्स को, बालुका स्तूपों को आगे की तरफ शिफ्ट करने लगती है। तो जब बालुका स्तूप शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर आप क्या करो कि एक दीवार बना दो, कंक्रीट की दीवार बना दो। तो जब दीवार बन जाएगा तो बालुका स्तूप अपने आप ही शिफ्ट नहीं करेगा, और जब बालुका स्तूप शिफ्ट ही नहीं करेगा तो अपने आप मरुभूमिकरण की प्रक्रिया रुक गई।
और जो इधर लगातार जो ये सैंड ब्लास्टिंग होते रहता है, सैंड ड्यून्स के बढ़ने से सॉइल पे जो सैंड ब्लास्टिंग हो रहा है, बताया था आप लोगों को, सैंड ब्लास्टिंग जो यहाँ पर हो रहा है, तो सैंड ब्लास्टिंग की प्रक्रिया अपने आप दीवार के कारण रुक जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग मैकेनिकल विंड ब्रेक। अब इसी में समझना है कि हम लोग अगर इस दीवार की जगह अगर हम लोग वृक्ष लगा दें अलग अलग हाइट का, यहाँ पे पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे करके, तो अगर हम लोग इसको अगर बन लगा दें, वृक्षों का वनस्पति लगा दिया जाए, यह भी सैंड ड्यून्स को रोक लेगा। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल विंड ब्रेक, है ना। अब इसको आप देखिए और समझिए। ज़्यादातर स्टूडेंट किसान के पुत्र हैं, राजेश लिख रहे हैं, सही बात है। क्योंकि जिसके पास थोड़ी भी अच्छी इनकम है वो सब बच्चा आजकल इंग्लिश में पढ़ रहा है। पहले अच्छे घरों के बच्चे भी हिंदी में पढ़ते थे, प्रोफेसर के, डॉक्टर के बेटे भी हिंदी मीडियम में होते थे, अब नहीं होते। ये बताओ, ये मैंने 6 मैकेनिज्म बताया, ये 6 आप लोगों के समझ में आया क्या? नहीं, ट्री का एक बेल्ट बनाना है। ट्री के जो पूर्व वाला, इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो जहां हमने ट्री बनाया है, इसके बाद जो मृदा है उसमें खेती करो ना। ये मैंने कब कहा कि ट्री के नीचे खेती होना है? देखो आईक्यू, महावीर जब नाम सुना मैं, अरे जब मैंने बताया कि यहां दीवार बना दोगे तो दीवार के पीछे खेती होगी ना, और जब दीवार की जगह हम यहाँ पे ट्री लगा रहे हैं तो ट्री के पीछे तो खेती होगी ना। हमको तो सैंड ड्यून से रोकना है। ओके,
ओके, क्लियर। इरफान लिख रहे हैं क्लियर, बाकी लोग भी लिखिए। तो ये 6 मैकेनिज्म मैंने आपको मैकेनिकल बताया। अब मैकेनिकल मेथड्स के बाद चलते हैं, दूसरा क्या होगा? एग्रोनॉमिकल। सॉइल कंजर्वेशन पढ़ाया जा रहा है। एग्रोनॉमिकल का मतलब होता है कृषि संबंधित संरक्षण की विधियां, है ना, संरक्षण की विधियां, एग्रोनॉमिकल मेथड्स। अब इसमें लिखो एग्रोनॉमिकल मेथड में, बार बार जाते हैं अपना चश्मा लाने, भूल के आ जाते हैं। ये दिख रहा है, ये हमारा बहुत फेवरेट पैन था, जिसको मैंने कल दूध सोचा पी लेते हैं, रात को अपने चूल्हे पे चढ़ा दिया और उसके बाद आराम से सो गए फुल गैस करके। नींद आ गई मुझे। पूरे घर में धुआं सफोकेशन से भर गया। हमारे पड़ोसी आगे घंटी बजा रहे थे, चारों तरफ खिड़की से लीकेज होकर के धुआं निकल रहा था। मोहल्ले के लोग कल रात को 11:30-12 बजे चारों तरफ से घंटी बज रही है, तो हम तो भैंस बेच के सो रहे हैं। सॉरी, घोड़ा बेच के, भैंस बेच के, जो भी है। फिर उठे, देखे तो बाप रे, खांसते खांसते हालत खराब। किसी तरह अंदर आके गैस को बंद किया, पूरा बर्तन रेड लाल जल रहा था। तो ये कांड हर 5वें दिन हमसे हो ही रहा है, होता ही रहता है। मतलब आज अभी बाहर जा रहे थे चश्मा के लिए, आई प्रोटेक्टर, और पता नहीं घूम के आ जा रहे थे। एग्रोनॉमिकल, कृषि संबंधित। तो लिखो एग्रोनॉमिकल में ए, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। हिंदी में लिखो फसल चक्र। बी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, यानी शस्य संयोजन। तीसरा है मिश्रित, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मत लिखना, अलग चीज होता है वो, मिक्स्ड क्रॉपिंग।
मिक्स क्रॉपिंग का मतलब हुआ मिश्रित फसल। या मिश्रित शस्य रोपण। स्टेप क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, स्टेप क्रॉपिंग मतलब, रिले क्रॉपिंग मतलब, हिंदी का शब्द तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है इसका। अगर आपको पता हो तो आप बताओ एक बार। स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस तरह का मेथड होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें भी मैंने आपको 6 मेथड बता दिए। अब है क्या उसको समझते हैं। इसको समझते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है, फसल चक्र क्या है। फसल चक्र का मतलब है कि आप साल में एक ही खेत में या प्रत्येक वर्ष उसमें अगर आप एक ही फसल को लगाओगे तो फसल क्या करती है कि जिस न्यूट्रिएंट पे वो फसल ग्रो करती है, जो उसको पोषक तत्व चाहिए, उस पोषक तत्व को मिट्टी से बिल्कुल ख़त्म कर देती है और वो मिट्टी
इनफर्टाइल हो जाएगी। इसीलिए क्या होना चाहिए कि एक फसल के बाद दूसरे फसल को बदल दो। मान लो किसी फसल को नाइट्रोजन चाहिए, तो किसी को फॉस्फोरस चाहिए, तो किसी को पोटेशियम चाहिए। तो ये अलग अलग फसल का डिमांड पोषक तत्व का अलग अलग होता है। जैसे आपने लेग्यूमिनस प्लांट के विषय में सुना होगा, जो लेग्यूम्स होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, है ना। लेग्यूम्स मतलब दलहन, दलहन से नाइट्रोजन फिक्स होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है मृदा के अंदर में। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप एक चावल का फसल किए हो तो एक दलहन कर लो उसके ऊपर में। चावल 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 3 बार तो नहीं करना चाहिए, जैसे कि बंगाल में होता है या कश्मीर वैली में होता है। तो क्रॉप रोटेशन से मृदा के पोषक तत्व को बचाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग फसल अलग अलग पोषक तत्वों पर पोषित होते हैं, तथा अलग अलग जो जड़ें होती हैं फसल की वो मृदा में भी पोषक तत्वों को ऐड भी करती है। उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं, सकारात्मक प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। तो मृदा की प्रतिपुष्टि भी करता है फसल, मतलब फसल अपने स्व प्रक्रियाओं से मृदा में गुणवत्ता का विकास भी करता है। सिर्फ गुणवत्ता लेता नहीं है, गुणवत्ता का विकास भी करता है, पोषक तत्व को ऐड भी करता है। इसलिए अलग अलग फसल लगाना चाहिए। फिर है क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन का मतलब है कि देखो, समझना बहुत जरूरी है। क्रॉप रोटेशन मतलब एक फील्ड है, तो एक फील्ड में तुमने पहले सीजन में राइस लगाया, दूसरे सीजन में दूसरे सीजन में तुमने लेंटिल्स लगा दिया, दलहन लगा दिया, फिर तुमने दूसरे सीजन में लेंटिल्स लगा दिया। ये हो गया क्रॉप रोटेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी शस्य संयोजन क्या है? तो आपका ये फील्ड है, तो इधर आपने राइस लगा दिया, इधर आपने शुगर केन लगा दिया, इधर आपने जो तीसरा पार्ट है इधर आपने कॉर्न लगा दिया या मेज लगा दिया, और इधर आपने मान लो ज्वार बाजरा लगा दिया। यानी 4 खरीफ फसलों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपने भूमि पर एक ही समय में, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही सीजन में आपने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो ये क्रॉप कॉम्बिनेशन है। फसल चक्र क्या है और क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये मुझे बताओ। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है जैसे गोजई, गोचनी। गोजई का मतलब हो गया गेहूं प्लस बार्ली। एक ही खेत में गेहूं और बार्ली के सीड्स को मिक्स करके उसको थ्रो कर दो, तो कहीं कहीं गेहूं जन्म लेगा, कहीं कहीं मिश्रित रूप से बार्ली जन्म लेगा। इसको हम लोग मिश्रित क्रॉपिंग कहते हैं। कई बार होता है कि मान लो गेहूं के लिए दशाएं उपयुक्त नहीं थी, तो बार्ली हो जाएगा उसमें। बार्ली उससे ज्यादा हार्डी क्रॉप है, यानी ज्यादा विकट दशाओं में भी बार्ली हो जाता है, तो कम से कम एक फसल तो सरवाइव करेगा, पूरा फसल और पूरा खेत का नुकसान नहीं होगा। वीट मान लो कि खत्म हो जाता है, तो बार्ली सरवाइव करता है ना। गोचनी का मतलब हुआ जैसे गेहूं प्लस चना, ग्राम, गेहूं और चना। कुछ लोग गोचनी के साथ साथ उसमें सरसों भी डाल देते हैं, एम प्लस मस्टर्ड डाल देंगे। तो यह है कि एक साथ मिक्स करके उसको थ्रो कर दो फील्ड में, तो ये हो गया मिक्स क्रॉपिंग। अब मिक्स क्रॉपिंग की जगह पे एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मिक्स फार्मिंग। एक शब्द होता है मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग को का मतलब होता है कि क्रॉपिंग यानी फसल प्लस पशुपालन, तब हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। अगर हम क्रॉपिंग और पशुपालन को एक साथ करेंगे तो मिक्स फार्मिंग। और अगर एक और शब्द है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें अगर क्रॉपिंग प्लस कैटल, क्रॉपिंग हो गया सी, पशुपालन हो गया कैटल रेजिंग, क्या बताएं इसको, क्या लिखे हैं, लाइव स्टॉक रेजिंग, तुम हिंदी में ही लिख दो। पशुपालन प्लस मत्स्यन प्लस वानिकी, तो ये सब जब मिला देंगे तो हो गया मिक्स्ड एग्रीकल्चर।
मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, कितने लोगों को समझ में आया? छोटा छोटा करके ही समझने में ग्रोथ है, भलाई है। पानी आप भी पीते रहिए। ओके, सबने लिखा, क्लियर है? ओके, अब आइए स्टेप क्रॉपिंग क्या है, स्टेप क्रॉपिंग को समझते हैं। देखो, स्टेप क्रॉपिंग का मतलब है, भिंडी समझते हो, लेडीज फिंगर। तो मान लो एक भिंडी का लगा हुआ है और उसके जस्ट बगल में तुम बैंगन का स्ट्रिप्स लगा रहे हो, बैंगन का स्ट्रिप्स लगा हुआ है और पीछे से भिंडी जी हैं मृदा में। एक स्ट्रिप है, स्टेप है, मतलब हाइट के अनुसार, और तीसरा यहां पर मान लो कुछ पालक तुमने लगा दिया है ना। ये देखो, हो गया स्टेप क्रॉपिंग, हाइट के अनुसार फसल को लगाना। पीछे में भिंडी खड़ी है, उसके बाद बैंगन उसके पास है, उसके नीचे में पालक है। तो हाइट के अनुसार फसल को लगाना, उससे क्या होता है कि तीनों फसल आप एक साथ कर सकते हो। वही तीनों में अलग अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो सॉइल कभी भी डिजेनरेट नहीं होता है। उसके बाद है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, रिले दौड़ देखा होगा ओलंपिक में कि एक धावक दौड़ता है लेकर के बैक ऑन को, और जाकर के वो दूसरे धावक को देता है, तो बैक ऑन शिफ्ट हो गया, धावक लेके भागा जा रहा है। यानी एक धावक तो रुक गया लेकिन वो बैक ऑन घूम रहा है अभी फील्ड में। ये होता है, उसमें कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें इसी तरह से है, रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि आपने पहले एक फसल लगाया, मान लो आपने, ज्यादातर सब्जियों में ऐसा किया जाता है रिले क्रॉपिंग, या छोटे कम टाइम वाले फसल में। महाराष्ट्र में तुमको ये सब ज्यादा दिखेगा, ढाल क्षेत्र में ज्यादा दिखेगा, अर्धशुष्क प्रदेशों में ज्यादा दिखेगा। तो जैसे मान लो कि एक क्रॉप आपने लगाया, उसके हार्वेस्टिंग के पहले ही दूसरा क्रॉप लगा दो। पहला क्रॉप आपने लगाया हुआ है, उसको अब निकालने वाले, आप क्रॉप हार्वेस्ट करने वाले हो, तो उसमें जो गैप्स आपने छोड़े थे मृदा में, उसमें दूसरा क्रॉप का सोइंग पहले ही, बीजारोपण पहले ही कर दो। अब क्या होगा कि पहला क्रॉप जब तक आप काट रहे हो तब तक दूसरा क्रॉप थोड़ा थोड़ा जमीन को पकड़ के खड़ा हो रहा है। इससे मृदा कभी भी नग्न नहीं होती है, डीवेजिटेटेड नहीं होती है। यह है रिले क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिप, अलग अलग स्ट्रिप में अलग अलग फसल को लगाना। सिंपल सा है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है हाइट के अनुसार से नहीं, किसी भी तरह से आप लगा सकते हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग में ही अंतर है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हाइट के अनुसार फसल लगता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में उसके जेस्टेशन पीरियड, उसके संवर्धन काल, वो कितने समय तक धरती में रहती है, मृदा में रहती है, उसके अनुसार उसको लगाया जाता है। संवर्धन काल के आधार पर स्ट्रिप क्रॉपिंग होगा। तो ये एग्रोनॉमिकल मेथड है। अब तीसरा आप आइए बायोलॉजिकल मेथड पे। बायोलॉजिकल विधि क्या है?
बायोलॉजिकल विधि में है सबसे पहला मल्चिंग, दूसरा स्टबलिंग, तीसरा एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, पांचवा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और छठा हमारा बायोलॉजिकल विंड ब्रेक है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। मल्चिंग, पहले इसको लिखिए। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग क्या होता है ना कि खेत में जैसे मान लो तुमने धान या गेहूं उपजाया, तो धान के फसल को काटने के बाद उसके स्टॉक्स को इसी पे बिछा दो, कवर कर दो सॉइल को, तो सॉइल का मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा और सॉइल में इसके डिके के बाद ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, ह्यूमस भी मिलेगा, है ना। तो सॉइल का कंजर्वेशन हो जाता है, मॉइस्चर का, उसके न्यूट्रिएंट्स का। स्टबलिंग का मतलब है कि जो सॉइल है उसमें जो फसल आप काटोगे तो रूट्स को छोड़ दो,
रूट्स को मत उखाड़ो, स्टबल्स बोलते हैं इसको, स्टबल्स को उसी में रहने दो, वो भी मृदा को होल्ड करके रखेगा, मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। बाद में खेत को जोतोगे तो ऑर्गेनिक मैटर को, जैविक पदार्थों को, ह्यूमस को फिर से मृदा प्राप्त कर सकती है ना। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? एफॉरेस्टेशन है जहां पर पहले कोई वन न हो वहां पर वहां पे वनीकरण करना। जहां पहले वन कभी नहीं था, वेस्टलैंड है, नग्न भूमि है, मरुभूमि है, वहां पर एफॉरेस्टेशन होता है। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पुनर्वनीकरण। जहां पहले वन था, मानव के क्रियाओं के द्वारा वन का विनाश हो गया और वहां पे नग्न भूमि बन गई थी, अब पुनः वहां पे फॉरेस्टेशन करना है। तो पुनर्वनीकरण है रिफॉरेस्टेशन और वनीकरण है एफॉरेस्टेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये तो लंबा विषय है, लेकिन फिर भी इसमें आपको हम जो लिख देते हैं, वर्मी कॉम्पोस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी केंचुआ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स का, जैविक उर्वरक का। जैविक उर्वरक, केंचुआ, किसान मित्र। तीसरा है बायो फर्टिलाइजर के बाद तीसरा है कि बायो पेस्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स का। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स। उसके बाद है बायो वीडिसाइड्स, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक। ये तो आपको कीटनाशक पता ही है, कीटनाशक। जैविक उर्वरक पता ही है हिंदी में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इससे भी मृदा का संरक्षण, मृदा के वास्तविक रूप, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में वहां का जो पारिस्थितिकीय बीजों का प्रयोग होना चाहिए। जो बीज वहां के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूल है, उनका प्रयोग। ओके, आप लिखो इसको।
देवेंद्र राय आज तक रिकॉर्डेड क्लास करता था, आज ऑफिस नहीं गया। ओके, महावीर लिख रहे हैं कि इससे काफ़ी सेगमेंट से क्वेश्चन आता है। बिल्कुल क्वेश्चन आता है, पीटी में क्वेश्चन आता है ना। मैंने तुमको सबका ऐसा स्ट्रक्चर बेसिक्स बता दिया है कि यू कैन ऑलवेज थ्राइव ऑन इट, इस पे ऑलवेज आप अच्छा कर सकते हो। चलो, तो ये हमारा मृदा संरक्षण और मृदा का वो है। बस आज इतना ही। और मुझे कुछ, मैंने आपको भी 20-25 मिनट पहले छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है, कल क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलो बाय।